शास्त्री निवास में हर वक्त बस झगड़े और चिल्लम चिल्ली की आवाजें ही सुनाई देती रहती है, क्योंकि उस घर की बहू माही बस हर वक्त कलेश पे कलेश ही करती रहती। एक दिन की बात है, माही अपने पति पुष्कर, सास आशा और ससुर भानु को नाश्ता परोस रही होती है। तभी, अरे वाह माही, क्या पराठे बनाती हो तुम, सच में मजा ही आ गया। हाँ हाँ, तुम तो बस पराठे ही ठूसो और डकार मारो, तुम्हें तो अपनी बीवी की कुछ भी नहीं पड़ी। अब क्या हुआ माही, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं मेरे। क्या? लेकिन माही, अभी 2 महीने पहले ही तो मैंने तुम्हें कितने सारे कपड़े दिलाए थे, और फिर भी। और नहीं तो क्या, रोज तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती रहती है, फिर भी रोना है इसका। आप हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में अपनी बूढ़ी टांग मत अड़ाइए माँ जी। और क्या है तुम्हारा पुष्कर, 50,000 नहीं मांगे मैंने तुमसे, सिर्फ 5,000 रुपए ही तो मांगे हैं। अगर दे दोगे तो तुम्हारी मौत नहीं आ जाएगी, या फिर तुम कंगाल नहीं हो जाओगे। माही बहू, ये सवेरे सवेरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे इस कलेशी का तो काम ही है ये, सुबह सुबह कलेश करना। अरे घर की बहुएं लक्ष्मी होती है, वो पैसों को संभाल कर रखती है, बचा कर रखती है, और ये महारानी तो बस पैसों को बेइज्जती करती रहती है। देखिए माँ जी, आप पहले जाकर अपनी इंग्लिश सीख कर आइए, फिर मुझसे बकवास कीजिए। हाँ नहीं तो इस घर में आप सब बस मुझसे नौकरानी की तरह ही काम करवाती हो। अरे कभी काम के नाम पर कुछ पैसे मांग लिए तो हर बार किसी गरम तवे की तरह तपने लगता है। देखो माही, प्लीज सुबह सवेरे चिल्लाओ मत। ये लो, ये रखो पैसे। नहीं, इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे, तुम ही रखो ये पैसे, और इतने से पैसे में महल बांधो। जब देखो तब मेरी हर इच्छा को दबाते रहते हो तुम सब लोग। और ये दोनों बूढ़े सास ससुर, इन दोनों ने जीना दुश्वार करके रखा है मेरा। माही, जबान संभाल कर बात करो। पुष्कर जैसे ही उठता है, उसकी शर्ट पर चाय गिर जाती है और वो शर्ट खराब हो जाती है। देखा, ये मेरा लकी शर्ट था और इस पर तुम्हारी वजह से चाय गिर गई। अब मुझे इसे चेंज करना होगा। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अरे जब इस पनौती ने सुबह सुबह कलेश कर दिया है तो ये सब तो होना ही था ना। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे दिमाग में इस चुड़ैल से रिश्ता जोड़ने का ख्याल आया। माही ऐसे ही दिन रात किसी न किसी छोटे मोटे कारण से झगड़े ही करती रहती है। ना सिर्फ घर में, बल्कि घर के बाहर भी वो झगड़े करती है। एक दिन जब पड़ोस की लैला काकी का पोता मोहल्ले में खेल रहा होता है, तब उसका बॉल गलती से उड़कर शास्त्री निवास की खिड़की से टकराता है और माही के कमरे की खिड़की की कांच टूट जाती है। माफ करना माही बिटिया, वो मेरे मुन्ना ने गलती से तुम्हारी घर की खिड़की पे बॉल डाल दी। गलती से? अरे ललिता काकी, आपके पोते में जरा भी अक्ल है क्या? अरे खेलना है तो मैदान में जाकर खेले ना, ये भी कोई जगह है क्या खेलने की? कितने घटिया संस्कार दिए हैं अपने अपने पोते को। और आपकी बहू शालिनी, वो तो खुद ही कितनी घटिया है, उससे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। माही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी के साथ इस तरह बात करने की? मम्मी जी ने माफी मांगी ना तुमसे, और तुम क्या हमारे संस्कारों के बारे में बोल रही हो? पहले अपने गिरेबान में झांको, खुद तो कितनी बुरी हो। जब भी अपना मुंह खोलती हो तो बस गंदी बकती रहती हो। ओए शालिनी की बच्ची, ज्यादा मुंह मत चला, वरना एक घूसा मारूंगी तो सीधे 7 समुंदर पार उड़ जाएगी। अरे पता नहीं कहाँ से आ गए तुम जैसे गवार लोग। जाओ झोपड़पट्टी में जाकर रहो, तुम लोग ऐसे पॉश कॉलोनी में रहने लायक ही नहीं हो। देखा आप लोगों ने, कैसी गंदी बातें कर रही है ये माही। माही बेटा, बस हो गया ना, अभी ललिता बहन ने तुमसे माफी भी मांग ली, फिर भी तुम कब से बोले जा रही हो? हाँ बेटा, इतना झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अरे चुप रहो आप दोनों, और जाकर अपना काम करो। इस झगड़े में अपना मुंह मत घुसाओ।
सबके सब नालायक लोग भरे हैं इस मोहल्ले में। छी। तभी वहां पर आशा और भानु आते हैं और वो दोनों सबसे माफी मांगकर माही को अपने साथ घर पर लेकर जाते हैं। माही बहू, ये कोई तरीका था क्या सबसे बात करने का? तुम हर बार झगड़ों को कितना खींचती हो, ये बहुत गलत बात है बहू। अरे गुस्से में तो किसको क्या क्या बोलती है, ये तुझे कभी समझ में भी आता है क्या? घर में ही कम था क्या जो बाहर भी कलेश करने लग गई है? आप दोनों मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो और ना ही ताने, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोलती हूँ और क्या करती हूँ। जाइए, अब मेरे दिमाग की दही मत करिए, वरना मैं आज का खाना ही नहीं बनाऊंगी। फिर मरो सबके सब भूखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माही के इस बर्ताव को देखकर आशा और भानु हैरान रह जाते हैं। फिर एक दिन जब पुष्कर की बड़ी बहन साची का जन्मदिन होता है, तभी सबको लगता है कि माही तैयार होकर बैठी है, लेकिन माही तो अपने कमरे में कंबल ओढ़कर आराम कर रही होती है। अरे माही बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे तुझे पता नहीं है क्या, हमें आज साची के बर्थडे पार्टी में जाना है, उसके ससुराल में। हाँ माही, मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था कि मैं ऑफिस से तैयार होकर ही आऊंगा, फिर जल्दी निकलेंगे, लेकिन तुम तो यहाँ आराम कर रही हो। हाँ, नहीं आना है मुझे वहां पर, इसीलिए मैं आराम कर रही हूँ। लेकिन क्यों बहू? अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो साची को बहुत बुरा लगेगा। अरे नहीं आना है तो नहीं आना है, कोई जबरदस्ती है क्या? एक बार कही बात आपको समझ में नहीं आती क्या? मुझे साची दीदी नहीं पसंद, वो जब भी यहाँ पर आती है मुझसे ठीक तरीके से पेश नहीं आती और जब देखो तब होशियारी करती रहती है, और ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ आती है। ए लड़की, मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोल, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो तेरी सारी होशियारी निकल जाएगी, बेवकूफ कहीं की। अरे जाओ जाओ, आप लोगों को आता ही क्या है, और बस दूसरों को दबाव में रखो। इस घर में सिर्फ बेटी की ही इज्जत की जाती है, बहू की कोई इज्जत नहीं है। मेरे लिए कभी बर्थडे पार्टी रखी है क्या किसी ने? आज आप लोग जो बड़े बड़े गिफ्ट लेकर जा रहे हो, कभी मेरे लिए लाया है क्या इतना बड़ा गिफ्ट? लेकिन बहू, तुम तो अपने जन्मदिन के दिन पर अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हो, और तुम्हें हर साल कुछ ना कुछ सोने का गहना तो हम देते ही है ना, फिर ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? पापा जी, झूठे मुंह से भी आप लोग मुझे रोकते नहीं हो और बाहर जाने देते हो, और क्या सोने का गहना, बस कुछ भी छोटा मोटा बना कर देते हो, उसे भी कोई तोहफा कहते हैं क्या? अरे मैं सब जानती हूँ, कितने पहुंचे हुए लोग हो आप। ए बहू, हद में रहे तू अपने। जाने दो माँ, इस बदतमीज से बात करके कोई फायदा नहीं है। कोई भी शुभ काम हो, सुबह हो या शाम हो, कहीं भी जाना हो, उससे पहले या उस वक्त इस पनौती को कलेश करना ही होता है। इसके मुंह लग के तो कोई फायदा ही नहीं है। चलो हम ही जाते हैं। हाँ तो जाओ ना, क्यों खड़े हो यहाँ पर? फिर वो सभी लोग चले जाते हैं। माही के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते ही रहते हैं और गली में अब उसके नाम की बहुत बदनामी हो जाती। एक दिन जब पुष्कर अपनी माँ के साथ बाजार जाता है, तभी क्या माता जी, आपकी बहू कितनी झगड़ालू है। मेरी बोनी हुई नहीं कि उसने कलेश कर दिया उस दिन, मेरी औकात तक निकाल दी उसने, और मुझे काफी बुरा भला बोला, क्योंकि मैंने उसे बस इतना कहा कि आप हर बार छुट्टे पैसे देना भूल जाती हो। इसीलिए अब आप ही बताइए माता जी, ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ आशा बहन और पुष्कर बेटा, माही को रत्ती भर की भी तमीज नहीं है। अरे हम तो आज के बाद तुम्हारे घर पर कभी भी नहीं आएंगे। वो हमें कोई इज्जत नहीं देती, वो हमें भी बेइज्जत कर देगी। अपनी बहू को संभालो आशा बहन, गली में सब थू थू कर रहे हैं। बहू घर की इज्जत होती है, और आपकी बहू ने तो आपकी इज्जत पूरी मिट्टी में ही मिला दी है। सबकी बातें सुनकर आशा और पुष्कर दोनों को काफी शर्मिंदगी होती है, और अब आशा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो घर जाकर
माही के कपड़े और उसका सामान घर के बाहर फेंक देती है और वो उसे भी घर के बाहर निकाल देती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? और आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरा सामान बाहर फेंकने की? ये लड़की, चुप, एकदम चुप। अगर तूने आज थोड़ी सी भी आवाज बढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। हमें ऐसी कलेश करने वाली बहू घर में नहीं चाहिए। निकल जा इस घर से। आज के बाद तू इस घर में तो क्या, बल्कि इस मोहल्ले में भी अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना, वरना वही तुझे मार मार कर लाल पीला और नीला कर दूंगी। समझी तुम? हाँ बहू, बहुत हुआ। अब तुम्हारे ये रोज रोज के तमाशे और रोज रोज के कलेश हम नहीं झेल सकते। अरे तुमने तो घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में अपनी अशांति फैला कर रखी है। अरे सिर्फ तुम्हारे कारण हम तीनों को सभी बाहर निकलने पर ताने देते रहते हैं। अरे तुमने तो हमारे पूरी नाम की बदनामी करके रखी है। लेकिन अब बस, अब और नहीं, तुम इस घर में नहीं रह सकती। माही उन तीनों का गुस्सेल रूप देखकर डर जाती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। नहीं पुष्कर, माँ जी, पापा जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरे और मेरे माँ पापा के नाम की बहुत बदनामी होगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी लड़ाई झगड़े और कलेश बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ना ही सिर्फ घर में बल्कि घर के बाहर भी नहीं। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधरने का एक आखिरी मौका दे दो। मैं आप तीनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, क्योंकि तू तो ऐसी कुतिया है जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, बल्कि हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। नहीं माँ जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सच में सुधर जाऊंगी। बस आप मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माही की लाख मिन्नतों के बाद उसके घर वाले मान जाते हैं और उसे एक आखिरी मौका देते हैं, जिसके बाद में माही धीरे धीरे करके सुधरने लगती है और घर में और घर के बाहर भी वो सबसे प्यार और इज्जत से पेश आती है। शालिनी जोशी परिवार की बड़ी बहू होती है। उसके सास के गुजरने के कारण घर के सारे फैसले और सारा तामझाम शालिनी ही संभालती है। जब उसके देवर तोशु की शादी होती है तभी घर में उसकी देवरानी दिव्या आ जाती है। अरे दीदी, रसोई के कोने में क्या क्या रखा है ये आप मुझे अच्छे से समझा देना, क्योंकि अब मैं आ गई हूं ना, तो ये पूरा किचन मैं अपने तरीके से सेट करूंगी। नहीं दिव्या, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि ये रसोई मैंने सेट की है और मैं इस घर का सारा तामझाम संभालती हूँ। इसीलिए इस घर में कोई भी चीज इधर से उधर करने से पहले मुझसे इजाजत लेना कभी मत भूलना। तभी शालिनी को फोन कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। बड़ी आई घर की मुखिया बनने। फिर एक दिन दिव्या फटा हुआ दूध फेंकने वाली होती है कि तभी उसे शालिनी रोक लेती है। अरे दिव्या, ये तुम क्या करने जा रही थी? इस दूध को वेस्ट क्यों कर रही थी तुम? अरे कैसी बातें कर रही हो दीदी, ये दूध तो फट चुका है और अब ये किसी काम का नहीं रहा। अगर तुम अपना दिमाग चलाओगी तो हर एक चीज किसी ना किसी काम में जरूर आएगी। अरे इस फटे हुए दूध से बर्फी बनाई जा सकती है, तुम्हें इतनी सी बात भी पता नहीं? क्या बर्फी? हाँ दिव्या, आइंदा से कुछ भी फेंकने से पहले मुझसे एक बार जरूर पूछ लेना। हर चीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है मुझे, समझी तुम? अरे क्या समझी तुम? शालिनी दीदी, आप हर वक्त मेरी सास बनने की कोशिश मत किया करो। आप मेरी जेठानी हो तो उसी रिश्ते के ओहदे में रहो। तभी वहां पर दिव्या का पति तोशु आता है। दिव्या, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकती। माँ के बाद भाभी ही थी जिन्होंने मुझे और इस घर को संभाल कर रखा है। वो इस घर को चलाती है
और तुम उनसे कुछ सीखने के बजाय उनके साथ बहसबाजी कर रही हो। जाने दो तोशु, तुम जाओ। तुम्हें और रवि को दफ्तर के लिए देर हो रही होगी। और तुम दिव्या, मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी कि रिश्तों की मर्यादा में रहकर बात किया करो। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और हमारे यहाँ पर जेठानी दूसरी सास मानी जाती है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ दिव्या, बस तुम सब सीख सको इसीलिए तुम्हें ये सब कह रही थी। इतना कहकर शालिनी वहां से चली जाती है और दिव्या गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बहुत रौब जमा रही थी ना आप मुझ पर जेठानी जी। आपको तो मेरी सास बनने का शौक चढ़ा है। अब देखना कि कैसे मैं आपको सबकी नजरों में गिराती हूँ। फिर एक दिन जब शालिनी आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है, तभी चुपके से दिव्या शालिनी के कमरे में घुस जाती है और शालिनी के फोन से ढेर सारी ऑनलाइन शॉपिंग करती है। पूरे 25,000 की शॉपिंग की है मैंने। अब जब यह सारा सामान घर पर आएगा तब यह शालिनी दीदी सबकी नजरों में गिर जाएगी। नोटिफिकेशन भी मैंने ऑफ कर दिए हैं ताकि दीदी को कुछ भी पता ना चले। तभी वहां पर शालिनी आ जाती है। अरे दिव्या, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ओह नो, कहीं दीदी ने मेरी बातें तो नहीं सुनी ना? अरे मौन व्रत क्यों धारण किया है तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ दिव्या। वो मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई थी। आपको पूछना था कि वो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे कहाँ पर रख दिए हैं। गाजर का हलवा बनाना है ना, इसीलिए। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें सारे डब्बे दिखा देती हूँ। ठीक है दीदी। फिर 3 दिन बाद ऑर्डर किया हुआ सारा सामान आ जाता है और 25,000 का बिल देखकर शालिनी के ससुर तो चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? ये सारा सामान मैंने ऑर्डर नहीं किया पापा जी। तो फिर तुम्हारा इस पर नाम कैसे लिखा है बड़की बहू? पापा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सच में नहीं पता। शालिनी, तुम्हारे फोन में साफ साफ दिख रहा है कि तुमने ही ये ऑर्डर किया है और तुम ये कह रही हो कि तुमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। अरे तुम्हें मैंने 25,000 रुपए घर खर्चे को निपटाने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? क्या दीदी, आप तो उस दिन मुझे वेस्टेज का ज्ञान दे रही थी ना, तो अब क्या हुआ? आपने तो इतना सारा वेस्ट होने वाला सामान मंगा लिया। शालिनी सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। सब उसे सुनाते हैं, लेकिन वो समझ जाती है कि ये करामत दिव्या ने ही की है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ दिव्या ने किया है, क्योंकि परसों के दिन वो ही मेरे कमरे में आई थी और तभी मेरा फोन बेड पर ही पड़ा था। उसने मौके पे चौका मारते हुए ये कांड किया है। फिर एक दिन, दीदी मुझे पैसे दीजिए ना, मैं जाकर सारा राशन लाती हूँ। आप चाहो तो लिस्ट बनाकर भी दे सकती हो कि आपको क्या क्या चाहिए। नहीं दिव्या, माँ जी के जाने के बाद में घर का सारा राशन मैं ही लाती हूँ, इसीलिए तुम्हें ये दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो मुझे, बाद में मत कहना कि पूछा नहीं। नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। दिव्या को शालिनी पर फिर से गुस्सा आता है। खुद को तो माना किसी देश की प्राइम मिनिस्टर समझती है। लाने दो इसे राशन, मैं भी यहीं पर बैठी हूँ। आज तो घर में कलश होकर रहेगा। फिर शालिनी घर का सारा राशन लाती है और तभी दिव्या अपने ससुर की दवाइयों को किसी और दवाइयों से बदल देती है। और जब दिवाकर उन दवाइयों को ध्यान से देखता है, तभी बड़की बहू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अरे तुमने तो ये गलत दवाई लाई है। ये मेरी दवाइयाँ है ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है पापा जी? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने ही आपकी दवाइयाँ लाई है। फिर ये कैसे हो सकता है? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है शालिनी? घर का कोई भी काम तुम ठीक से नहीं करती। भाभी, आप ही ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा?
अरे तोशु, कोई भी इंसान एक साथ इतने सारे काम कर ही नहीं सकता। लेकिन दीदी तो अपने ईगो को साइड में रख ही नहीं पाती। मैं तो अच्छी भली कह रही थी कि लिस्ट और पैसे मुझे दे दो, मैं लाती हूँ राशन। लेकिन नहीं, इनको तो हरदम अपनी ही मनमानी करनी है। शालिनी को इस बार भी साफ साफ समझ आता है कि दिव्या ने ही ये सब किया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब दिव्या ने किया है, क्योंकि ये बदली हुई दवाइयाँ मैंने पहले भी दिव्या के कमरे में देखी थी। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब तुम्हें अपनी जेठानी से लिया हुआ पंगा भारी पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर एक दोपहर को शालिनी जानबूझकर टेबल पर नोटों का बंडल रख देती है और वो सोने का नाटक करती है। तभी उसे दिव्या सोते हुए देख लेती है। अरे वाह, दीदी तो घोड़े बेचकर सो रही है। लगता है पैसे गिनते गिनते सो गई। यही सही मौका है। अब ये सारे पैसे मैं गायब करती हूँ और फिर सबको लगेगा कि घर में चोरी हुई है और फिर सभी लोग दीदी को वापस डांटेंगे। फिर दिव्या उन पैसों को लेकर जाती है और उन्हें एक पुराने सूटकेस में रख देती है। फिर रात के समय, शालिनी, तुम्हें मैंने जो 10-10 हजार के बंडल दिए थे वो मुझे तुम अभी दे दो। मैं वो पैसे पापा के रूम के लॉकर में संभाल कर रखूंगा। ठीक है रवि, 1 मिनट, अभी लाती हूँ। लेकर तभी आएगी ना जब वो पैसे तुम्हारे कमरे में रहेंगे। फिर शालिनी कमरे में से पैसों का बंडल लेकर आती है और वो देखकर दिव्या हैरान रह जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है, अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये सारे पैसे तो मैंने अपने कमरे में रख दिए थे जब दीदी सो रही थी। ओ तेरी, मैं तो मर गई। क्या चुटकन बहू, ये तुम क्या कह रही हो? दिव्या, सारे पैसे तो यहाँ पर है। फिर तुमने अपने पास कौन से पैसे रखे हैं? नकली पैसे। क्या? हाँ, वो पैसे नकली थे। तुम्हें क्या लगा दिव्या कि तुम मेरे खिलाफ चालें चलती रहोगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? हाँ, ये आप क्या कह रही हो दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। ज्यादा भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है दिव्या, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। फिर शालिनी सबको दिव्या की असलियत बताती है कि कैसे हर वक्त दिव्या ने उसके काम बिगाड़ने की कोशिश की ताकि वो सबकी नजरों में गिर सके। हाँ पापा जी, मेरे फोन में से 25,000 का सामान भी इसी ने ऑर्डर किया था। आपकी दवाइयों को भी इसी ने बदला था और आज इसे पैसे दिखे नहीं कि इसने तुरंत उन्हें गायब कर दिया। क्या? और तुम दिव्या, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? चाल चलते चलते तुम इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें नकली और असली पैसों में फर्क ही नहीं समझ आया। मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानती थी, इसीलिए तुम्हारा सच सबके सामने लाने के लिए मैंने ही ये सब किया। सच बता चुटकन बहू, बड़की बहू जो भी कह रही है वही सच्चाई है क्या? अपना झूठ कबूल करो दिव्या, नहीं तो तुम्हारे कमरे में जाकर वो पुराना सूटकेस में सबको लाकर दिखाऊंगी कि कैसे तुमने उसमें पैसे भर के रखे हैं। हाँ, ये सब मेरा ही किया धरा है। मैंने ही दीदी को सबकी नजरों में गिराने के लिए ये सब गलत किया है। मैं इनके इस साथ जैसे बर्ताव से गुस्सा हो गई थी, इसीलिए। लेकिन आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी किया है वो बहुत गलत था। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है। इसीलिए आइंदा से भूल कर भी मुझसे पंगा लेने की भूल मत करना। दिव्या के माफी मांगने पर सभी उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से दिव्या अपनी जेठानी से सही ढंग से पेश आती है और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। रंभा अपने बेटे नकुल की शादी
एक सर्वगुण संपन्न लड़की से करना चाहती है, लेकिन नकुल महाशय का चक्कर एक मॉडर्न जमाने की लड़की से चल रहा होता है, जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका, तुम्हें मेरी बीवी और मेरे माँ की बहू बनने के लिए एक साधारण सुशील घरेलू लड़की बनना ही होगा, जो कि तुम कतई नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों शादी नहीं कर पाएंगे? हाँ मोनिका डार्लिंग, हमें जुदा होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नकुल। मोनिका बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वो अपने प्यार नकुल के लिए अपनी सारी ख्वाहिशों का बलिदान करके एक घरेलू साधारण लड़की बनने के लिए राजी हो जाती है। और कुछ ही दिनों में नकुल और मोनिका की शादी हो जाती है। पाए लागू माँ जी। हाँ हाँ बहू रानी, सदा सुहागन रहो। सच में तुम्हारे ही जैसी बहू चाहिए थी मुझे, जो सूती साड़ी पहने, बड़ों का आदर सम्मान करे और साथ ही बढ़िया सा खाना भी बनाए। थैंक यू मोनिका, मेरे लिए अपने आप को चेंज करने के लिए। अब इस नकुल को क्या बताऊं? ये तो बस मेरा 2 दिन का नाटक है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ ऐसा कांड करने आई हूँ जिससे सारी काया पलटने वाली है। फिर मोनिका अगले दिन रंभा के आई ड्रॉप में एक ऐसी दवाई मिलाती है जिसके कारण रंभा जब आंखों में ड्रॉप्स डालती है तभी उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो अंधी बन जाती है। नहीं नकुल, मोनिका बहू, मैं अंधी हो गई रे। क्या हुआ माँ जी? आप इतना चिल्ला क्यों रही है? कोई भूकंप आ गया क्या? अरे नहीं बहू, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो अंधी हो गई। क्या? नकुल और मोनिका हैरानी से रंभा की तरफ देखते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वहां भी कोई उपाय नहीं मिलता। फिर अगले दिन नकुल मोनिका को घर में छोटे कपड़े पहने हुए देखता है और उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। ये सब क्या है मोनिका? तुमने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? मरवाओगे क्या तुम मुझे? अरे माय डियर पतिदेव, अब जब माँ जी अंधी हो चुकी है तो उन्हें मैंने क्या पहना है क्या नहीं ये सब दिख ही नहीं पाएगा ना, तो मैं अपने उसूलों से रह सकती हूँ। हाँ मोनिका, तुम्हारी बात भी सही है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें रोज इतने हॉट कपड़ों में देखकर मेरा ही फायदा है, मैं भी अपनी आंखें सेक लिया करूंगा। नॉटी बॉय। मोनिका अब दिन रात छोटे कपड़े पहनती है और साथ ही वो घर को साफ भी नहीं रखती और खाना भी बाहर से ऑर्डर करती है। अरे बहू, ये खाना जो मैं खा रही हूँ ये तो बाहर का खाना लग रहा है, ऐसे क्यों भला? वो बाहर का खाना नहीं है माँ जी, मैंने आज अनोखे स्टाइल में खाना बनाया है। पूरे 4 घंटे पसीने से तल बिछल हुई हूँ मैं, तब जाके इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना बना पाई हूँ। अरे वाह बहू, तू तो सच में बहुत गुणवान है। मोनिका अब रंभा के अंधेपन का जम के फायदा उठाती है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और एक दिन अचानक से रंभा जब सोकर उठती है तब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया, मेरे आंखों की रोशनी लौट आई। ए डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए। जब रंभा अपनी बहू को ये बात बताने जाती है तब मोनिका अपने कमरे में अपने सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अब तुझे मैं क्या बताऊं, मैंने तो अपनी सास को इतना बड़ा चूना लगाया है कि पूछो ही मत। मैंने उसके आई ड्रॉप्स में आंखों की रोशनी चले जाने वाली दवाई मिलाई थी ताकि वो अंधी हो जाए और मैं अपने उसूलों से जी पाऊं। क्या? तेरी ऐसी की तैसी नास पिटी निगोड़ी चांडाल चंद्रमुखी, इतना बड़ा धोखा? ओ नो, इस बुढ़िया की आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। नहीं, अब तो मैं तेरा ऑमलेट बनाकर ही रहूंगी कल मुही। ये छोटे कपड़े पहनने के लिए, आजाद रहने के लिए, साफ सफाई और खाना बनाने के काम से बचने के लिए तूने मुझे अंधा बना दिया।
अब मैं तेरी कुटाई करके तुझे अपाहिज बना दूंगी, तू रुक अब। फिर रंभा एक मोटी लाठी लाकर मोनिका को खूब कूटती है। नहीं माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मत मारो। अरे कल मुही, जिस आदमी के साथ रहने के लिए तूने ये चाल चली, सोच अगर उसे ये पता चला कि तूने जानबूझकर उसकी माँ को अंधा किया है तो वो तुझे एक झटके में ही अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत करो, नकुल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप जो बोलोगी मैं वो सब करूँगी, लेकिन प्लीज नकुल को कुछ मत बताओ। ठीक है, नहीं बताऊंगी। मैं अंधी होने का नाटक करूंगी, लेकिन तुझे मेरे हिसाब से ही रहना होगा, और जो मैं कहूंगी एक अच्छे से गुलाम की तरह मेरी जी हुजूरी करनी होगी। ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है। मोनिका अब अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। फिर मोनिका उस मेडिकल वाले के पास वापस जाती है और उसके टकले पे टपली मारती है और कहती है, अरे टकले उजड़े चमन, सत्यानाश हो तेरा। तूने ही मुझे ये अंधे होने की दवाई दी थी, लेकिन मेरी सास की आंखों की रोशनी फिर से कैसे लौट आई? अरे मैडम जी, इस दवाई का असर तो केवल 30 दिनों तक ही सीमित है। क्या? अरे तो पहले बताने को तेरे मुंह में दही जम गई थी क्या, कुत्ते कमीने? अरे मैडम जी, आपने तो पूछा ही नहीं। रंभा अब अपनी बहू मोनिका को एक कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगती है। अरे ठीक से दबा करम जली, बस छम्मक छल्लो बनकर घूमने फिरने को बोलो तुझे, और कुछ नहीं आता। अच्छे से मालिश कर। जी माँ जी। अरे नालायक, इसमें चीनी डलती है और इसमें तूर डाल, भूतनी कही की, कुछ नहीं आता इसे तो। हाँ माँ जी, अभी डालती हूँ। रंभा दिन रात अपनी बहू से नॉन स्टॉप काम करवाती है और कुछ भी बिगड़ने पर वो उसकी अच्छे से धुलाई भी करती है। धीरे धीरे मोनिका जबरदस्ती से ही सही, लेकिन सुधर जाती है और अब उसे यह जीवन ही अच्छा लगने लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया और आपको जानबूझकर अंधा किया, लेकिन आपने जो जबरदस्ती से मुझसे काम करवाया है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मुझे ऐसे रहने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ मोनिका बहू, तुम में वाकई ढेर सारे सुधार आए हैं और तुम अब मेरी परफेक्ट बहू बन चुकी हो। दोनों सास बहू एक हो जाते हैं और तभी वहां पर नकुल भी आता है और अब उसके सामने सारा सच आ चुका था। वाह भाई वाह, क्या से क्या हो गया और मुझे सीधे एंड में सब कुछ पता चल रहा है। वेल, जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। तीनों हंसते हैं और फिर सास बहू दोनों साथ में खुशी खुशी से रहने लगती है।